Sir. Good afternoon. Happy Teachers Day, sir. Thank you, beta. Happy Teachers Day, sir. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Happy Teachers Day, sir. thank you. Happy Teachers Day, sir. Thank you, beta. हाँ जी, तो प्रॉब्लम्स आज करने होंगे ना हम लोगों को। हम्म, कर लिया आप लोगों ने प्रॉब्लम ईएमआई के? Yes, sir. तो पूछेंगे आप लोग ईएमआई के प्रॉब्लम पूछेंगे। Yes, sir. चलो, निकालो भैया सभी लोग अपने अपने क्वेरीज के लिए रेडी हो। मैं बुकलेट खोल रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी तो आपकी एक भी क्वेरी नहीं ली गई है ना इसमें। No, sir. एक्सरसाइज 6.1 पे आ जाओ सब लोग। एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 किसी का कोई प्रॉब्लम है? एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 5। एनी प्रॉब्लम? No, sir. 6 to 10। Yes, sir. 6 to 10। No, sir. 11 to 15 एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 11 to 15। एक्सरसाइज 6.3 16 to 20। एक्सरसाइज 6.3 16 to 20। कर रखे हैं ना सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कितने लोग कर Sir, चुके हो भाई करते हैं। एक्सरसाइज? एटलीस्ट कितने लोग कर लिए हो? प्लीज रेज योर हैंड। मेरा हाथ भी उठाइए, देखा जाए कितने लोग एक्सरसाइज एटलीस्ट कर लिए हैं। तो बाकी लोग कब करोगे? 4 ही लोग हाथ उठाए। हम्म, भूमि सिन्हा कब करोगे बेटा आप?
यस सर, अभी स्कूल के एग्जाम्स है ना, तो इस वजह से। अच्छा, हर्षित माधव, जसजीत, हर्षपुरिया, कोमल, सारिका मिश्रा, केशव, आप लोग करोगे? समय दिया जाए इसके लिए। ऑफलाइन से शिफ्ट करवाया है तो मेरा ये पूरा चैप्टर अभी हुआ नहीं है, मतलब अभी करना है मुझे। आप कब से ज्वाइन करी हो? लास्ट वीक मंडे से, लास्ट मंडे से। तो ये चैप्टर का जब डिस्कशन हो रहा था उस समय आप थी नहीं जब शुरू हुआ था? नो सर। अच्छा, भूमि सिन्हा, आपकी क्या पोजीशन है? समय दिया जाए आप लोगों को कि मैं अपनी तरफ से फिनिश करूं, आगे बढ़ूं फिर? यस सर। बोलिए। हाँ? जब 4 ही लोग हैं तो आप अपनी अपनी समस्याएं बता दो यार, कौन सी हैं उनका हम बता के फिर आगे बढ़े, है ना? यस 4 ही लोग अगर किए हैं तो ऐसे नंबर से पूछने से तो कोई एडवांटेज है नहीं। आप अपनी अपनी समस्याएं बताइए, कौन कौन सी हैं। आशुतोष सिंह बताइए आपका। इधर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्वेश्चन है 6.3 में 25 क्वेश्चन। 6.3 में क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा, द कंडक्टिंग वायर ऑफ शेप ऑफ वाई विथ each side of length L is moving in a uniform magnetic field with uniform speed V. The induced EMF between end P and Q of the wire will be। ये हमसे बोला गया कि एक जगह पे ऐसे अंदर की तरफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें ऐसे ये वाई शेप का ये वायर है जिसमें हर एक आर्म की लेंथ एल एल की है और ये वाला एंगल जो है वो थीटा का है और इसको इधर की तरफ आप वी वेलोसिटी से ले जा रहे हो। तो ये जो Q पॉइंट है और ये P पॉइंट है इनके बीच का हमको जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं अपने समझने के लिए, ये एक्स डायरेक्शन कह दे रहे हैं, ये वाई डायरेक्शन कह दे रहे हैं। पी से क्यू के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो हम यहाँ से एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ डीएल ले लिए। आपको मालूम है कि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस डीवी आएगा वो लिखा जाता है V क्रॉस B डॉट डीएल से ना। यस सर। V क्रॉस B का जो डायरेक्शन है वो देखो तो वाई एक्सिस के अलाउ होगा और जब डीएल वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मालूम है कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसी एक का मैग्नीट्यूड और दूसरे का उसके डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो डीएल का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट डी वाई आप कह सकते हो ना? यस डीएल सर। का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट डी वाई, तो V क्रॉस B का मैग्नीट्यूड हो गया VB क्योंकि B वेक्टर और B वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है इनटू डी वाई। दिस विल बी द डीवी। अब इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। तो उसके लिए हमको चाहिए ये PQ लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन। तो अगर आप देखो तो ये वाला एंगल θ/2 है तो ये लेंथ L sin θ/2 से लिखा जाएगा
और उसी तरीके से ये यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ भी जो है L sin थीटा बाई 2 से लिख सकते हैं ना भाई। तो Q से हाँ P सर। तक का जो सेपरेशन होगा वो 0 से लेकर के 2L sin थीटा बाई 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, हो जाएगा। 0 से लेकर के 2L sin थीटा बाई 2 तक इंटीग्रेट कर दें VQ, और ये हो गया VP का। तो VP माइनस का VQ ये हमको मिल जाएगा V इंटू बी, ये तो कांस्टेंट है बाहर हो गया, dy का इंटीग्रेशन y हो गया, लिमिट रखेंगे तो 2L sin थीटा बाई 2। तो P और Q पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 2VBL sin थीटा बाई 2। दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q ना, यस सर। ठीक है। हाँ सर। और बोलिए गणेश, कुछ किया है तूने? कहाँ तक करा है? एक्सरसाइज कर ली। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम और किसी का? 26 to 30 एनी प्रॉब्लम? 26 to 30 एक्सरसाइज तो हो गया भाई सब। 6.5 भी है। और किसने हाथ उठाया था? और उठाया था वैभवी ने ना? वैभवी ने हाथ उठाया था ना, कहाँ तक करी है वैभवी? सर एक्सरसाइज ही करी थी अभी तो। कहाँ तक 34th करी है? वाला हाँ? सर 34th वाला बता दो, आंसर गलत आ रहा था उसका। अच्छा 34 वाला बताना है। तो उसके पहले का सब कर लिए हैं? यस सर। 34 key is closed at t equals to 0, I1 at t equals to 0 and I2 at time t equals to infinity. I1 and I2 is equals to, ये हमको एक सर्किट दिया गया जिसमें एक ये बैटरी है जिसका वोल्टेज V का दिया गया, एक ये बैटरी है इसका भी वोल्टेज V का दिया गया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R का लगा है और इधर में एक रेजिस्टेंस R है और एक यहाँ भी R का है। और ये V का है। और यहाँ पे एक स्विचिंग अरेंजमेंट बना दिया। कहा जा रहा है कि t इक्वल्स टू 0 पे हम इसको क्लोज कर रहे हैं, तो t इक्वल्स टू 0 पे जब क्लोज करेंगे तो ये हमारा जो इंडक्टर है वो प्योर इंडक्टर की तरीके से देखा जाएगा, तो इट विल इम्पोज ए लार्ज रेजिस्टेंस फॉर दैट पर्टिकुलर फ्लो ऑफ करंट, है ना। क्योंकि आपने देखा था कि किसी भी रजिस्टर और इंडक्टर के कॉम्बिनेशन को अगर आप बात कर रहे होते हैं तो इंडक्टिव सर्किट के लिए जो t बराबर 0 पे करंट होती थी दैट वाज 0, तो जैसे ही क्लोज करेंगे तो इसके द्वारा बहुत बड़ा रेजिस्टेंस ऑफर करा जाएगा, यानी कि इस इंडक्टर के थ्रू कोई करंट नहीं जा रहा होगा। करंट नहीं जा रहा होगा तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास जानकारी क्या बनेगी कि करंट जो भी यहाँ पे है वो इस आर्म में फ्लो करेगा ऐसे। तो मान लीजिए कि इसमें आपको I1 करंट कहा जा रहा है, तो I1 की करंट हो गई तो यहाँ भी जो करंट होगी वो आपकी I1 की होगी। अब इस पर्टिकुलर आर्म में आपने मान लिया कि जो करंट आ रही है वो I2 की है, तो यहाँ पे जो करंट अपीयरेंस में आएगा दैट विल बी I1 माइनस का I2 का, होगा ना भाई। इस पॉइंट पे अगर Yes, sir. जंक्शन अप्लाई करते हैं तो इस वाले लूप में आप घूम जाओ
तो बड़े आसानी से आपको दिखता है कि V माइनस I1R माइनस I1R दैट इज इक्वल टू 0 के, है ना। ऐसे ये वाला लूप हमने पकड़ के घूम लिया। तो I1 के लिए हमको इंफॉर्मेशन हो गया कि इट इज V/2R, ये V/2R। अब जब हम इस स्विच को क्लोज कर देंगे और उसमें बहुत समय के बाद देखेंगे, तो बहुत समय के बाद आपके पास जानकारी क्या होगा कि ये किसी तरीके का कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, यानी कि हमारा ये जो इंडक्टर है वो एक आइडियल वायर की तरीके से बिहेवियर देगा। आइडियल वायर की तरीके से अगर ये बिहेवियर दे रहा है तो ऐसे केस में ये जो रजिस्टर इधर में लगा है वो संट हो गया, इसके थ्रू कोई करंट नहीं जाएगी। ठीक है, तो मान लो कि आपने माना कि इसमें करंट अब आपकी I2 की हो गई जो आपको बोला गया, तो इधर में करंट आपकी I2 हो गई, तो यहाँ भी I2 हो जाएगा, और यहाँ पे आप मान लो कि आप करंट को नाम दे दे रहे हैं कि इसमें करंट आपकी I3 हो जा रही है। तो इस वाले लूप में आप ऐसे घूम जाइए, तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या बनेगा कि V माइनस I2R दैट शुड बी इक्वल टू 0। I2 की वैल्यू हो जाएगी V/R, इसमें करंट हमारी I2 माइनस I3 की है। ठीक है ना। तो I1 और I2 का रेशियो आपसे पूछा गया था, तो I1 और I2 का जो रेशियो होगा वो 1/2 का हो जाएगा। ओके सर। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? नहीं यार, 08 में तो नहीं है। मेरे को तो नहीं पूछना भाई। मेरे को तो इसमें भी कोई सूचना नहीं है, इसमें ग्रुप में देखता हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट देखता हूँ, तुम ऑफिस में कॉल करो ना। 1 मिनट रुकना भाई तुम लोग। एक मिनट जरा तुम लोग रुकना भाई, देखा पूछे।
ये क्यों भेज रहे हैं लोग यार 8 का मर्ज करके? हमें तो कोई सूचना नहीं आ रही इसमें। ये क्या है? नहीं, म्यूट नहीं है।
ठीक है भाई, आओ आगे। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये ER 7 ER 8 का मर्ज का चल रहा था। चलो। हाँ, तो इसमें और किसी का कोई प्रॉब्लम 6.5 में असाइनमेंट? सर सेट 2 का डाउट है। सेट टू में चलो। यस सर। यस सर। हाँ, सेट 2 में आ गए। फिर तो क्वेश्चन नंबर 33। 33। यस सर। A metallic rod of length L is rotated in a horizontal plane with an angular velocity omega where no magnetic field exists. If the EMF induced in the rod change charge and mass of electron Rm and V then N is equals to। अब ये देखो क्या कहा जा रहा है कि ये हमारा एक रॉड है, मेटल का है, और इसको हम L लेंथ का है, इसको रोटेट करा रहा है। इस इंड के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से जो है वो रोटेट करा रहा है। तो आपके पास जानकारी क्या है भाई कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को अगर आप देखोगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे जो है वो फोर्स लगेगा। इस रोटेटिंग फ्रेम ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने वाले फ्रेम में देखो तो उस पे जो फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम द सेंटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा भाई। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो यहाँ पे आकर के इकट्ठा होंगे। ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स जब इधर आकर के इकट्ठा होंगे तो पूरा का पूरा रॉड तो हमारा न्यूट्रल है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग इधर में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का अपीयरेंस होगा। Yes, हम्म? sir. यस सर। और ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया और जो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आया उसके कारण एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, है ना। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स पे जो लगने वाला फोर्स है उसको कम करेगा, जो सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है इस पर्टिकुलर रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, है ना। जिसका इफेक्ट क्या Yes, sir. मिलेगा आपको कि ये इलेक्ट्रॉन का धीरे धीरे जो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन होगा वो कम होता जाएगा। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो जाएगी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस पर्टिकुलर रॉड के अंदर में है उन पे जो लगने वाला फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको आप कह रहे हो, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो लगने वाला फोर्स है उसके बराबर हो जाएगा। तो जैसे ही ये सिचुएशन अपीयरेंस में आएगी देन फर्दर और एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन जो है वो नहीं होगा और उसी के करस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप हो जाएगा इस रॉड के दोनों एंड के बीच में, है ना भाई। यस सर। ठीक है। तो मान लो कि हमने कहा कि यहाँ पे ई का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अपीयरेंस में आ जा रहा है, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का मास अगर आप m कह रहे हो तो m ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से r सेपरेशन का कोई पॉइंट है तो वहां पे मान लो कि तूने कहा कि m ओमेगा स्क्वायर r का फोर्स लगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, तो E से रिप्रेजेंट कर देते हैं,
है ना। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, E इंटू ई के। बोलो भाई ठीक है क्या। यस सर। तो E के लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगा कि E हमारा जो है लिखा जाएगा m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर डिवीजन में E से। ये हमारा आर सेपरेशन का जो पोजीशन है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होनी चाहिए, ऐसा आपके पास ऑब्जर्वेशन बना, जिससे कि हमारे इन इलेक्ट्रॉन्स पे फर्दर कोई जो है और एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगा, जिसके कारण उनका एक्यूमुलेशन इधर की तरफ नहीं हो रहा होगा। एम ओमेगा स्क्वायर आर बाई ई फील्ड का इंफॉर्मेशन हो गया। तो छोटे से लेंथ डीएल के लिए या डीआर के लिए अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को लिखना चाहेंगे भाई, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो माइनस ऑफ ई डॉट डी आर से लिखा जाता है भाई। तो एम इंटू ओमेगा sir. स्क्वायर आर डिवीजन में ई इंटू डी आर, ये हमारा डीवी का इंफॉर्मेशन हो गया माइनस के साथ, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर से। अब इसको हम यहाँ से यहाँ के बीच में इंटीग्रेट कर दें, यानी कि आर की वैल्यू 0 से एल के लिए, और यहाँ का मान लो कि पॉइंट ए हो गया, इस पॉइंट को बी कह दिया, तो वी ए से वी बी के लिए इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो वी ए माइनस का वी बी जो कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसको लिखने का इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ये निगेटिव इधर कर लिया, ठीक है। एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2E लिख सकते हैं ना। यस सर। तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पे मैच कराओ, यस सर, राइट। ठीक है। अगला बोलो। सर 45। 45। A thin strip 10 centimeter long is on a U-shaped wire of negligible resistance, and it is connected to the strip of a spring constant 0.5 Newton per meter. The assembly is kept in a uniform magnetic field of 0.1 Tesla. ये फिगर बनाते हैं, ये हमारा यू शेप का वायर हो गया, इस पे ये वायर एक रखा गया है और इधर में एक स्प्रिंग जोड़ दी गई। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है बी, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है 0.1 टेस्ला का। स्प्रिंग कांस्टेंट 0.5 न्यूटन पर मीटर का है, और 10 सेंटीमीटर का लेंथ है इसका, और negligible resistance है। The strip is pulled from the equilibrium position and released. The number of oscillation it performs before its amplitude decreases by a factor of E is n. If the mass of a strip is itna gram, its resistance itna gram, and air drag negligible, n will be close to. अब मान लो कि इसको हम इक्विलिब्रियम से इधर को डिस्प्लेस कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग छोड़ रहे हैं, और यहाँ पे इसकी स्पीड को हमने v का मान लिया कि यहाँ पे स्पीड जो है x डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड होने पे यहाँ पे इसकी स्पीड जो है वो v की है। तो ऐसे केस में इस पे जो लगने वाला फोर्स है उसको अगर देखेंगे तो v क्रॉस b के करेस्पॉन्डिंग जो है इसमें एक ईएमएफ आएगा, और ये ईएमएफ जो होगा ऊपर की तरफ होगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल ऊपर, नेगेटिव नीचे, और भी बी इंटू एल से लिखा जाएगा। उसके कारण एक करंट इधर की तरफ जाएगी, आई विल बी वी बी एल बाई आर, ठीक है ना। और उसके इन्फ्लुएंस में एक इस पे फोर्स लगेगा आई एल क्रॉस बी। अगर हम इस पे फोर्स देखते हैं तो वो फोर्स भी हमारा इधर की तरफ हो जाएगा, और ये फोर्स जो होगा आई एल इंटू बी से लिखा जाना है।
तो ये हो जाएगा आई की जगह पे बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर इंटू वी, ये फोर्स हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हम लोग इसका रिप्रेजेंट करते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन इसका क्या हो जाएगा भाई, और माइनस ऑफ के एक्स माइनस ऑफ सी इंटू वी, तो ये हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, दैट इज इक्वल टू एम इंटू डी टू एक्स डी टी टू, या एम इंटू डी टू एक्स डी टी टू प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर इंटू डी एक्स डी टी प्लस के एक्स, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये एक डैम्प्ड ऑसिलेशन का जो है वो इक्वेशन बन गया है ना, एम Yes, sir. डी टू एक्स डी टी टू प्लस ई डी एक्स डी टी प्लस के एक्स इक्वल्स टू 0 के फॉर्म का हो गया। तो इसमें एम्पलीट्यूड को लिखने का क्या फॉर्मूला होता है, ए इक्वल्स टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस का सी बाई 2m, सी बाई 2m होता है ना, ठीक है, यही होता है ना। ये ई एन 10 ग्राम मास and resistance this air drag is negligible and will be close to the number of oscillation it performed before its amplitude is decreasing with time factor of this. Damped oscillation C by 2m, number of oscillation चाहिए ना हमको, एम्पलीट्यूड को लिखने का कैसे मिलेगा? ई के फैक्टर से देखिए क्या है, यानी कि टाइम पीरियड नॉट बाई ए की वैल्यू डिग्री है ई, यानी कि सी डिवीजन में 2m और टी को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन इनटू टाइम पीरियड, जो कि 2 पाई रूट का एम बाई के होता ना, ये इक्वल्स टू 1 होना। ठीक है भाई, ए Yes, नॉट sir. बाई ए को कहा गया है कि ई का है, तो ये हमारा हो जाएगा सी डिवीजन में 2m एंड 2 पाई टी एम बाई के, ये हमारा टाइम पीरियड होता है, हाँ? Yes, इसका sir. एन की वैल्यू हमको चाहिए और सी के लिए हमको प्लेस करना है बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई कर लूंगा अब तो मैं। एम आर इंटू एन इंटू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के, दैट शुड बी इक्वल टू 1। ये आपको यूज करना है एन के लिए, यहाँ से एन कैलकुलेट करना होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी निकालनी, ठीक है। Yes, sir.
सर इसमें एक बार 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए ना, आप सही है गलत लग रहा है मेरे को तो क्वेश्चन। 43. Let L, Yes, sir. R, C and nu represent the inductance, resistance, capacitance and voltage respectively. The dimension of 1 by RCV in SI unit will be RCV है ना, तो 1/RCV की वैल्यू चाहिए RCV। V वोल्टेज है, RC तो टाइम हो जाएगा और Yes, sir. वोल्टेज है तो वोल्टेज हमारा जो हो जाता है वो एनर्जी डिवीजन में चार्ज हो जाएगा। तो ML2T-2 एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा, चार्ज का हो जाएगा A इंटू टी। ठीक है, Yes, sir. तो 1 Yes, sir. अपॉन RC की जगह पे T लिख दिया और इंटू ML2T-2 डिवाइडेड बाई AT हो जाएगा। तो T से T चला जाएगा, ये हो जाएगा A M पे पावर -1 L पे पावर -2 T पे पावर 2, ये बनेगा। सर ऑप्शन में M तो है ही नहीं किसी में, मेरा भी यही आ रहा है। The dimensions of this in SI unit will be, हाँ जी, ये वोल्टेज ही है ना, अभी तो हाँ सर। वोल्टेज लिखा है। यस सर। अच्छा, तो ये 1 की जगह पे L हो सकता है कि ये हो प्रॉब्लम में आया हो, 1 की जगह पे L हो सकता है ना। L रख के निकाल लो, L रख के निकालेंगे तो एनर्जी स्टोर्ड जो है यानी कि ML2, एनर्जी स्टोर्ड को लिखते हैं कैसे, हाफ ऑफ LI² से लिखा जाता है। यस सर। यस सर। तो L का डायमेंशन हो जाएगा एनर्जी का डायमेंशन डिवीजन में I² का डायमेंशन। जरा इसको रख के देख लो कि आंसर मैच कर रहा है, तो हो सकता है कि 1 जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा गया है वो 1 ना होकर के L होगा। तो ये एनर्जी हो गया ML2T-2 डिवाइडेड बाय RC के लिए T, और इधर में एनर्जी एनर्जी सर वो एल ही है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। A पे पावर -2 और ये हो जाएगा एनर्जी ML2T-2 डिवाइडेड बाई चार्ज हो गया तो AT हो जाएगा। तो ये इससे कट गया, ये एक T चला जाएगा और ये हो जाएगा, क्या बन गया भाई, A-1 e की पावर हाँ? यस सर A-1। A-1 है कोई ऑप्शन? हाँ पहला वाला है, तो यही आंसर दिया है क्या? देखो पीछे, यस सर। हाँ तो ये 1/RCV ना होकर के L/RCV है। ठीक है, यस सर। यस सर। इसको भी मैं सुधार देता हूँ 58। अपने भी बुकलेट में। 58. An elliptical loop having resistance R of semi-major axis A and semi-minor axis B placed in a magnetic field as shown in the figure. If the loop is rotating about the x-axis with angular frequency omega, the average power loss in the loop due to the Joule heating is.
ये तुम्हारा लूप हो गया। और ये एक्स एक्सिस है। लूप की एरिया अगर लिखनी होगी तो ये लिखा जाएगा पाई ए इंटू बी से लिखा जाएगा, सेमी मेजर Yes, एक्सिस sir. और माइनर एक्सिस। और इधर की तरफ तुम्हारी फील्ड हो गई बी की। तो इस लूप के द्वारा जो किसी टाइम टी पे फ्लक्स बाउंड होगा, ओमेगा टी का रोटेशन हो जाएगा, तो फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल ओमेगा टी का हो जाएगा। तो फ्लक्स बाउंडेड जो होगा वो लिखा जाएगा बी इंटू पाई ए बी मल्टीप्लाइड बाई कॉस ओमेगा टी। लिख सकते हैं फ्लक्स को, Yes, बोलो sir. ठीक है। ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा रहे हैं। तो ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ वो हो जाएगा पाई ए बी आई बी ए बी बी कॉस का साइन हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो एक बार की इसको मिटा के हम साफ साफ यहीं लिख देते हैं पाई ए बी कैपिटल बी इंटू ओमेगा। ये ईएमएफ इंड्यूस का लिए इंफॉर्मेशन हो गया भाई। Yes, sir. तो जो इसमें पावर डेसिपेशन होगा वो पावर डेसिपेशन जीटा स्क्वायर बाई आर से लिखा जाएगा। ठीक है। तो पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। ये हो गया पावर डेसिपेशन का इंफॉर्मेशन। इसका हमको चाहिए एवरेज वैल्यू, है ना। तो एवरेज वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, पी डी टी करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 पाई बाई ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई ओमेगा, है ना, एक टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, दैट इज द पी एवरेज। Yes, sir. ठीक है सर. कोई भी अगर साइन आपका जो है पीरियोडिक फंक्शन हो तो उस पीरियोडिक फंक्शन का किसी लंबे ड्यूरेशन के लिए जो एवरेज वैल्यू होता है वो उसका एक टाइम पीरियड का जो एवरेज होता है उसी के बराबर होता है। तो इसका एवरेज वैल्यू हमको निकालना है। तो साइन स्क्वायर का फंक्शन है, आपको मालूम है कि उसका एवरेज जो होता है वो पीक का आधा होता है। तो डायरेक्ट लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। No, sir. आई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवीजन में 2r हो जाएगा। मैच करा लीजिए, दूसरे वाले से मैच हो जाएगा। कोई भी साइन स्क्वायर का फंक्शन हो कॉस स्क्वायर का फंक्शन हो तो उसका एवरेज वैल्यू जो होगी वो पीक वैल्यू की आधी होगी हमेशा, सर है ना। 64. इसको एसी तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए थे ना अपने क्लास में, जो मिक्स होके हुई Yes, थी। sir. सर किया था। तो मिक्स वाले में निकाला भी था, आपको ध्यान में होगा। जब आरएमएस वैल्यू निकाल Yes. रहे थे तो पीक का √2 टाइम्स आ रहा था क्योंकि स्क्वायर रूट हो रहा था। तो हाँ, सर। उसको रिकॉल करिए, ठीक है ना। तो कोई भी साइन स्क्वायर का फंक्शन हो कॉस स्क्वायर का फंक्शन हो उसका हमेशा जो एवरेज आता है वो पीक का आधा आता है। कौन सा बोला, 64? Yes, sir. The current I at time t equals to 0 and t equals to infinity respectively for the given circuit is। ये हमको दिया गया सर्किट, ये एक रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे लग गई बैटरी और फिर यहाँ पे एक इंडक्टर जोड़ दिया। ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये 4 ओम और ये आपका 1 ओम।
आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि मान लो कि इसमें करंट आप I1 कह रहे हो, इसमें आप करंट I2 कह रहे हो, तो यहाँ पे I जो होगा वो I1 प्लस I2 के इक्वल होगा। इधर से I2 करंट गई तो आपको मालूम है कि जब ये इंडक्टर हो गया तो इंडक्टर में t इक्वल्स टू 0 पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। तो इसमें अगर कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है तो इधर में I2 है तो यहाँ भी तुम्हारी I2 हो जाएगी, तो इधर में I1 है तो तुम्हारी यहाँ भी I1 हो जाएगी। ठीक है ना भाई, बोलो क्लियर है? यस सर। यानी कि ये दोनों रजिस्टर्स हमारे सीरीज में हो गए, 6 हो गया और ये 9 हो गया, और 6 और 9 आपस में कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में है। हाँ? तो यस 6 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 9, तो इसको अगर मैं कट करता हूँ 3 से, तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और 3 6, हाँ 5 आएगा नीचे में, तो 9 दूना 18, 3 डिवीजन में 5 एम्पियर हो जाएगी करंट। हाँ, यस सर। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस 18 डिवीजन में 5 हो जाएगा, 18 डिवीजन में 5 हो जाएगा तो करंट आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 ई डिवीजन में 18। ठीक है भाई, यस तो सर। ये तो t बराबर 0 पे मिल गया, t बराबर 0 पे ये स्टेटस हो जाएगा। t इक्वल्स टू इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है भाई? t इक्वल्स टू इन्फिनिटी का मतलब इंडक्टर के द्वारा कोई जो है वो रेजिस्टेंस नहीं ऑफर्ड होगा, है ना? इंडक्टर के द्वारा कोई रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर नहीं होगा। तो इंडक्टर के द्वारा अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं ऑफर होगा, इसका मतलब हो गया कि ये दोनों जो है, तो एक स्ट्रेट वायर से इन दोनों पॉइंट को कनेक्टेड के रूप में हम दिखा सकते हैं ना भाई। ये स्ट्रेट वायर कनेक्शन हो गया। ठीक है सर जी। यस सर। अब देखो क्या सिचुएशन आएगी। इधर से करंट I1, इधर से करंट I2 मान लो कि आपने जाता हुआ कहा है, तो इधर से करंट I इसमें डिवाइड होकर के इधर को जाएगी और फिर इधर को करंट हो जाएगी। मान लो कि इसमें आपने कह दिया कि करंट आपकी जो है वो I3 की आ जाती है, तो इधर में I1 माइनस I3 हो जाएगा, है ना? और इधर से तुम्हारा I2 जो करंट गया है और इधर से करंट I3 आया है, इधर से करंट I3 आया है, तो इसमें हो जाएगा I2 प्लस I3, है ना? यस सर। हो जाएगा। अब यहाँ पे आके देखें तो यस सर। हमको फिर से मिल रहा है कि जो जंक्शन ला है वो फुलफिल हो जा रहा है। ठीक, अब हम लोग क्या करें, एक बार इस लूप में घूम जाते हैं। एक बार इस लूप में घूम जाइए तो E माइनस का 5I1 माइनस का I1 माइनस I3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 0। एक बार इस लूप में घूम जाते हैं तो E माइनस 5I2 माइनस I2 माइनस I2 प्लस I3, I2 प्लस I3 इंटू 4 दैट इज अगेन 0। और एक इक्वेशन इधर से भी लिख सकते हैं, E माइनस 5I1 और इधर से गया 4I2 प्लस I3 दैट इज अगेन इक्वल्स टू 0। लिखा जा सकता है भाई। यस सर। अब इन तीनों से हम I1 प्लस I2 की वैल्यू को निकालना चाहते हैं, तो I1 प्लस I2 की वैल्यू को निकालने के लिए एक बार निकाल भी लूंगा वो तो तो मैं। निकाल लेंगे, यस सर, निकाल लूंगा वो तो। तो कर ले।
नेक्स्ट ये टी 101 पेज नंबर पे 101 नंबर। वो क्वेश्चन बता दीजिए बस एक बार कैसे करना 101 पे क्या है, कौन सा? एग्जाम्पल 1 A semicircular loop of radius r is located on the boundary of a uniform magnetic field B. The loop is set into rotation with a constant angular acceleration alpha about an axis passing through O. As shown at t equals, plot the EMF induced in the loop as the function of time. ये हमको कहा जा रहा है कि ये एक बाउंड्री लाइन दिखाई गई जिसके इधर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये तुम्हारा जो है एक सेमी सर्कुलर लूप है जो t इक्वल्स टू 0 पे ऐसे है ना। t इक्वल्स टू 0 पे इसका ये स्टेटस है और उसके बाद इसको रेस्ट से कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट कराना शुरू कर रहे हैं। तो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से जब रोटेट कराओगे तो किसी टाइम t पे अगर आप इस पर्टिकुलर लूप को देखोगे तो सर्टेन इसका जो पार्ट होगा दैट विल बी इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड रीजन। मैग्नेटिक फील्ड रीजन में इसका कितना एंगल होगा थीटा ये लिखना है तो ये हाफ हाफ अल्फा टी स्क्वायर से लिखा जाएगा भाई यस थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करा तो मिलेगा ये हाफ अल्फा टी स्क्वायर ये पर्टिकुलर एंगल होगा। तो इसके द्वारा इस समय पे कितना फ्लक्स बाउंड हो रहा होगा ये अगर आपसे कोई पूछता है तो जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स आप इजिली लिख सकते हैं v इंटू एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर। तो किसी सर्कुलर सेक्टर की जो एरिया होती है वो तो लिखनी आपको आती होगी है ना, रेडियस इंटू आर्क यस लेंथ सर डिवाइडेड बाई 2 होता है ना। यस सर रेडियस इंटू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई 2 ये होती है एरिया। तो b इंटू रेडियस कितना है r का और आर्क लेंथ कितना हो जाएगा r इंटू थीटा का डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका फ्लक्स बाउंडेड का इंफॉर्मेशन हो जाएगा और ये हो जाएगा बी आर स्क्वायर बाई 2 और इधर से थीटा की जगह पे 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर से लिखा। तो फ्लक्स के लिए इंफॉर्मेशन आपकी जो बनेगी वो लिखी जाएगी कितना वी आर स्क्वायर बाई 4 अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा माइनस डी फाई डी टी से लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए भाई। तो ये आपको हो जाएगा माइनस का बी आर स्क्वायर अल्फा टी बाई 2 से, है ना। बोलो यस सर हाँ? तो इसका अगर आप ग्राफ बनाना था ना तो ईएमएफ का जो ग्राफ होगा पहला चीज तो आपको दिख रहा है कि निगेटिव साइड में निगेटिव स्लोप की एक स्ट्रेट लाइन है। तो निगेटिव स्लोप की ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक है। यस सर क्लियर। एक पर्टिकुलर टाइम तक जब तक कि ये जो लूप है वो पूरा का पूरा ऐसे इंसर्ट नहीं हो जाता, यानी कि ये लूप के द्वारा कितना एंगल रोटेट किया गया पाई का। तो पाई के एंगल को रोटेट करने में इसको कितना टाइम लगेगा वो अगर आपको लिखना होगा तो थीटा का ये फंक्शन बना दिया है उसी में आप प्लेस कर दो। तो थीटा की जगह पे पाई रख देंगे तो हाफ ऑफ अल्फा इंटू T1 मान लो स्क्वायर हो गया। तो T1 के लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगा 2 पाई बाई अल्फा रूट के अंदर। इस समय तक इस टाइम T1 तक आपको मिलेगा कि जो फ्लक्स होगा दैट वाज इंक्रीजिंग, ईएमएफ जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। इस टाइम के बाद जब आप देखोगे तो अब ये लूप जो होगा वो बाहर निकलना शुरू होगा। यस सर बाहर जब निकलना शुरू होगा तो ईएमएफ अगर लिखना चाहोगे तो फिर से ये निगेटिव
रेट मिलेगा टाइम के साथ, तो ईएमएफ जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर्मूला तो यही रहेगा, बट अब हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव हो जाएगा तो इसी स्लोप की लाइन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में ड्रॉ कर दिया जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव का आएगा अप टू ए सर्टेन टाइम तक। कब तक? जब तक कि फिर से ये स्टेटस नहीं आ जाता। हाँ, वो टाइम भी आप T2 चाहो तो निकाल सकते हो कि वो टाइम T2 कितना होगा जब ये 2 पाई का एंगल रोटेट कर जाता है। तो 2 पाई का एंगल रोटेट करने में जो समय लगेगा वो इधर में 2 पाई रख देंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई बाई अल्फा का रूट। तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 पाई अल्फा का रूट। है भाई, समझ में आ रही बात? यस सर। इस समय तक तो जो है पॉजिटिव रहेगा। फिर जब इस स्टेटस के बाद अब ये आगे फिर से जब इंटर करना शुरू करेगा तो फ्लक्स बढ़ना शुरू होगा, तो ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन का आएगा, निगेटिव आएगा, इधर का हो जाएगा। तो इधर का ईएमएफ फिर एक समय के बाद ये वाला स्टेटस आ जाएगा, वो टाइम T3 होगा। अप टू दैट टाइम ये निगेटिव रहेगा और उसके बाद फिर पॉजिटिव हो जाएगा ना। ऐसे हमारा ग्राफ यस बनेगा सर, भाई। समझ आ गया। तो पहले निगेटिव पॉजिटिव साइड में जो है वेरिएशन आप ऑब्जर्व करोगे। और किसी का कोई क्वेरी है? हेलो? किसी की कोई क्वेरी है? नो सर। तो मैं एसी का आगे का डिस्कशन शुरू कर दूं क्या? यस सर। हम्म, एसी का डिस्कशन आगे का शुरू कर दूं? यस सर। अभी नहीं बोल रहा है ना। देव शौकीन, गणेश, यस सर। हाँ शुरू कर दें आगे का डिस्कशन? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, कहाँ तक हुआ था पिछले में एसी का जब हम बात कर रहे थे? तो प्योर रजिस्टिव सर्किट। प्योर रेसिस्टिव सर्किट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। यस सर, दे दी। अच्छा, चलिए। तो प्योर रेसिस्टिव सर्किट के लिए आपको इंफॉर्मेशन दिया गया, उसमें आपको मिला होगा कि जो वोल्टेज है और जो करंट है दोनों साइन के फंक्शन मिले थे, दोनों फेज में होंगे, दोनों में किसी तरीके का कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है। दूसरा इंफॉर्मेशन बना था कि जो पावर डेसिपेशन है उसके वेरिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ईएमएफ या करंट के वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी की दोगुनी है। और एवरेज पावर डेसिपेटेड को लिखने का इंफॉर्मेशन मिला था जीटा आरएमएस आई आरएमएस इंटू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन बनी थी। अब आइए बात करते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट की। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, मान लीजिए कि एक आपने कैपेसिटर लिया जिसका कैपेसिटेंस कह दे रहे हैं कि C का है,
और इस कैपेसिटर के साथ आपने एक सोर्स ऑफ ईएमएफ को कनेक्ट किया जो कि अल्टरनेटिंग है और जिसका ईएमएफ आपने लिखा है जीटा इक्वल्स टू जीटा नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी से। ठीक है, तो जब आप ये वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं जो कि अल्टरनेटिंग है, तो ऐसे केस में आपके पास ऑब्जर्वेशन क्या बना कि हमारा जो टर्मिनल की पोलैरिटी है वो बदल रही है। तो जो कैपेसिटर होगा उस पे जो चार्ज होगा वो भी अल्टरनेटली बदलता रहेगा, कभी एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और कभी दूसरे प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना। मान लीजिए कि किसी टाइम Yes, sir. टी पे आपने कहा कि एट टाइम टी इस पे प्लस का क्यू चार्ज है और इस पे माइनस का क्यू चार्ज है, और आगे आने वाला जो माइन्यूट इंटरवल ऑफ टाइम है dt, उसमें जो चार्ज में इंक्रीमेंट हुआ दैट इज dq। लेट एट टाइम t charge at the plate of capacitor is q as shown in figure, and in further time dt extra charge accumulated is dq। ठीक है, आगे आने वाला जो माइन्यूट इंटरवल ऑफ टाइम dt है उसमें जो एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है वो dq का है। तो अगर इस पे हम पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा इसका। इस टाइम टी के लिए किरचॉफ लूप लॉ को Yes, sir. अप्लाई कर दीजिए अपने इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए, किरचॉफ लूप लॉ। तो यहाँ से यहाँ को गए, गेन मिला वोल्टेज का, कितना मिला भाई, जीटा नॉट साइन ओमेगा टी का गेन मिला। इसमें पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट को जा रहे हैं, क्यू बाई सी का लॉस हो गया दैट इज इक्वल टू 0। लिखा जाएगा क्या? Yes, sir. यानी कि इधर से आपको मिला कि Q को अगर लिखना है तो जीटा नॉट C इंटू साइन ओमेगा T से लिखा जाएगा। दिस विल बी द चार्ज एट टाइम T एट द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर डिपेंडिंग ऑन T। Q की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। यानी कि कभी आपको मिलेगा कि ये प्लेट पॉजिटिव होगी, कभी ये प्लेट पॉजिटिव होगी, कभी ये होगी पॉजिटिव, कभी ये होगी पॉजिटिव। ठीक है, तो आधे आधे टाइम इंटरवल के बाद आपको मिलेगा कि आधे आधे टाइम पीरियड के बाद आपको मिलेगा कि जो पोलरिटी है वो बदल रही है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग चार्ज का नेचर भी जो है इन दोनों प्लेट पे बदलता रहेगा। क्लियर है? तो अगर हमको Yes, इसमें sir. करंट लिखना है आई, तो आपको मालूम है कि वो कैसे लिखा जाएगा भाई, रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर के द्वारा लिखा जाएगा। Yes, sir. dq by dt. दैट विल बी द करंट इन द सर्किट। तो आई के लिए अगर हमको इंफॉर्मेशन लिखना है तो आई जो है हम लोग लिख सकते हैं dq dt से रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर थ्रू दिस पर्टिकुलर वायर। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए भाई, करंट चाहिए हमको अगर, तो ये हो जाएगा जीटा नॉट इंटू ओमेगा सी, साइन की जगह पे कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। लिख सकते हैं इसे। Yes, sir. तो आई को लिखने का हमको इंफॉर्मेशन बन गया कि ये हम लोग लिख सकते हैं जीटा नॉट डिवीजन में 1 अपॉन ओमेगा सी
इसको ओमेगा सी को हम डिवीजन में 1/ओमेगा सी भी लिख सकते हैं, यस सर। और कॉस ओमेगा टी को लिखना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस π/2। लिखा जा सकता है क्या? साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, मालूम है सबको? यस सर। अब इसको आप जरा अपने प्योर रेसिस्टिव सर्किट में जो इंफॉर्मेशन आई थी उससे आप कंपेयर करो। तो प्योर रेसिस्टिव सर्किट में जो करंट का इंफॉर्मेशन था दैट वाज ईटा नॉट बाय आर साइन ऑफ ओमेगा टी, था ना? यस सर। यानी कि इधर में जो 1/ओमेगा सी लिखा गया है इसका डायमेंशन अगर आप देखोगे तो वो डायमेंशन आपको क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस का डायमेंशन यस सर। होगा ना भाई? तो 1/ओमेगा सी का डायमेंशन जो है वो रेजिस्टेंस का डायमेंशन है। 1/ओमेगा सी डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको रेजिस्टेंस नहीं कहते हैं, इसको नाम देते हैं रिएक्टेंस का, और कैपेसिटर के करस्पॉन्डिंग है तो इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। केवल इसका नाम जो है वो रेजिस्टेंस ना होकर के रिएक्टेंस का है, बाकी इसका पूरा का पूरा रोल जो है वो लाइक रेजिस्टेंस है। रिएक्टेंस नाम देने के पीछे मोटिव ये है, अभी हम लोग देखेंगे आगे कि इस पर्टिकुलर सर्किट में जो पावर का कंजम्पशन होगा, एवरेज पावर का जो कंजम्पशन आएगा दैट विल कम्स आउट टू बी 0। ठीक है, एवरेज पावर जो कंज्यूम हो रहा है वो 0 होगा, जबकि अगर रेजिस्टेंस लग रहा था तो वहां पे आपको मिल रहा था कि देयर वाज सर्टेन पावर व्हिच वाज गोइंग टू बी डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी इन दैट रजिस्टर, है ना? एवरेज पावर डिसिपेटेड की वैल्यू मिली थी ना, नॉन जीरो मिली थी ना? यस सर। जीटा आरएमएस आई RMS/2 मिला था एवरेज पावर डिसिपेटेड रेजिस्टिव सर्किट में। ठीक है, तो वहां पे करंट के फ्लो के कारण रजिस्टर में पावर डिसिपेट हो रहा था, बट यहाँ पे हमारे इस सर्किट में एवरेज पावर डिसिपेटेड आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे दैट विल कम्स आउट टू बी 0। इसलिए ये वाली जो क्वांटिटी है 1/ओमेगा सी, इसको हम लोग रेजिस्टेंस ना कह के इसको नाम देते हैं रिएक्टेंस का, और कैपेसिटर के करस्पॉन्डिंग है तो इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यूनिट इसका ओम ही होगा, है ना? 1/ओमेगा सी की जो यूनिट होगी वो ओम की होगी, क्योंकि वो रेजिस्टेंस की यूनिट है, लेकिन नाम केवल इसका बदला गया है और इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हैज सिमिलर रोल as that of resistance except power dissipation। ठीक है, पावर डिसिपेशन के अलावा इसका हर जगह पे रोल जब मिलेगा दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको एक्सी से जनरली दिखाते हैं 1/ओमेगा सी। ठीक है, तो एक ये आपके पास इंफॉर्मेशन हो गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को 1/ओमेगा सी से लिखते हैं, यूनिट इसकी ओम की है, इसका रोल बिल्कुल वैसा ही है जैसा रेजिस्टेंस का है एक्सेप्ट पावर कंजम्पशन के। ठीक है,
पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। दूसरी पॉइंट को देखिए, दूसरा इंफॉर्मेशन आपको क्या दिख रहा है कि जब हमारा जो वोल्टेज था दैट वाज ऑफ साइन फंक्शन, तो हमको करंट को साइन का फंक्शन मिला है या साइन के फॉर्म में लिखना था, तो वी हैव रिटन इट एज ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यानी कि इसमें जो करंट है उसका पाई बाई 2 का लीड है, ठीक है ना। फेज पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस हो गया जो कि लीड का है, ठीक है ना। करंट लीड द Yes, sir. वोल्टेज, करंट लीड्स द वोल्टेज leads the voltage by pi by 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में रखना है। कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज से लीड करता है, पाई बाई 2 का लीड होता है, ठीक है भाई। Yes, sir. अब इंस्टेंटेनियस किसी Yes, sir. समय पे पावर डेसिपेटेड कितना होगा, तो ये आपको मालूम है कि जीटा इंटू आई से पावर का कंजम्पशन लिखा जाएगा किसी टाइम पे, Yes, sir. और ये क्या हो जाएगा आपका जीटा नॉट इंटू जीटा नॉट बाई एक्सी मल्टीप्लाइड बाई साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक है, लिख सकते हैं ना। आई की जगह पे जीटा नॉट बाई एक्सी कॉस ओमेगा टी लिख दिया, और जीटा की जगह पे जीटा नॉट साइन ओमेगा टी लिख दिया। Yes, sir. Yes, sir. तो इंस्टेंटेनियस पावर डेसिपेटेड के लिए इंफॉर्मेशन हो गया कि जो पावर का डेसिपेशन है वो लिखा जा सकता है जीटा नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एक्सी, और ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी ना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है Yes, और sir. इसको साइन 2 ओमेगा टी लिख दिया। तो पावर के वेरिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो दोगुनी हो गई वोल्टेज या करंट के वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी के। Yes, sir. Frequency of variation of power is 2 times that of frequency of variation of voltage or current। करंट की भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी, वोल्टेज की भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, लेकिन इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी मिली 2 ओमेगा, तो दोगुनी हो गई फ्रीक्वेंसी इसकी। बात समझ में आ रही भाई। Yes, sir. साइन का कोई फंक्शन हो या कॉस का फंक्शन हो तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है भाई 0. 0। तो आपको ये साइन का फंक्शन मिला है, Yes, sir. तो एवरेज पावर डेसिपेटेड जो होगा इट विल बी 0, ठीक है। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर कंजम्पशन नहीं होता, ठीक है। और एक और चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है वो ये हो गया, आप देखो तो कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम एक करंट हमारे सर्किट में 0 होगी जब कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 0 होगी, बाकी ऑलवेज जो होगी देयर विल बी ए करंट इन द सर्किट, है ना। Yes, sir. डीसी के केस में आपको क्या दिखता है कि डीसी को जब आप कैपेसिटर के क्रॉस अप्लाई करते हो तो स्टेडी स्टेट के अटेन होने के बाद उस आर्म में करंट 0 हो जाता है ना। लेकिन एसी के केस में आपको sir. क्या मिल रहा है कि देयर इज ऑलवेज करंट थ्रू द कैपेसिटिव आर्म।
ठीक है, तो इंफॉर्मेशन क्या बना कि कैपेसिटर डीसी Yes, को sir. ब्लॉक करता है ना, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है लेकिन एसी को कंडक्ट करता है। ठीक है ना, एक ये भी इंफॉर्मेशन हो गई जो आपको ध्यान में रखना है। तो कैपेसिटर blocks the DC, blocks DC, but it conducts AC. ये AC को कंडक्ट करता है कैपेसिटर, जबकि आपको मालूम है कि ये DC को ब्लॉक करता है। तो 4 पॉइंट इधर में हो गए जो आपको ध्यान में रखने हैं, जिसमें से मेजर पॉइंट क्या है? पहला कि कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज से करंट लीड करती है। करंट का लीड जो होता है वो π/2 का होता है, पहली चीज जो ज्यादा ध्यान में रखना। क्लियर है ये वाला इस पॉइंट? करंट लीड्स द वोल्टेज बाय π/2। दूसरा इंफॉर्मेशन जो आपको याद में रखना है, ध्यान में रखना है, वो है कि 1/ω/C को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं और इसका डायमेंशन रेजिस्टेंस का है, यूनिट भी ओम है। ठीक है, इसका रोल बिल्कुल वैसा ही है जैसा रेजिस्टेंस का है। जैसे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज अगर हमको कभी लिखना होगा, है ना, तो क्या करेंगे? कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज लिखना है तो जैसे रजिस्टर में I/R से लिखते हैं, वैसे ही I/XC ये वोल्टेज मिल जाएगा हमको। ठीक है, Yes, sir. current multiplied by XC, that will give you the voltage across the capacitor. 1/ω/C कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये आपको दूसरी इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। तीसरा जो इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना है वो ये है कि कैपेसिटर में जो पावर कंजम्पशन है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 गुनी होती है वोल्टेज या करंट के कंपैरिजन में, और एवरेज पावर कंज्यूम्ड 0 होता है। और चौथा पॉइंट जो ध्यान में रखना है, कैपेसिटर एसी को कंडक्ट करता है, जबकि आपको मालूम है कि ये डीसी को ब्लॉक करता है, लेकिन ये एसी को कंडक्ट करता है। ये चौथा पॉइंट। ये 4 पॉइंट है जो आपको इधर में ध्यान में रखना है। ठीक है भाई? Yes, sir. अब जरा उसी फेजर इंफॉर्मेशन को यहाँ पे हम बना भी दे रहे हैं। ये मान लो कि ये करंट का हमने रिप्रेजेंटेशन किया, तो वोल्टेज जो है हमारी लैग करेगी, डीसी जो होगा वो लैग करेगा आई से। एंटी क्लॉकवाइज एंगल का मेजरमेंट हम पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को निगेटिव दिखा रहे हैं ना। ठीक है, तो ये हमारा वोल्टेज लैग कर रहा है, π/2 का लैग। ठीक है, Yes, sir. फंक्शन को ग्राफिकली भी हम लोग बना लेते हैं, जिसको ध्यान में रखेंगे। टाइम के साथ वोल्टेज का जो फंक्शन था दैट वाज ए साइन फंक्शन। ये हमारा वोल्टेज का मान लो कि फंक्शन का ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन बन गया, साइन का फंक्शन प्लॉट कर दिया हमने, तो ये जीटा हो गया। करंट का जो ग्राफ होगा वो कॉस का फंक्शन है भाई, तो जब ये 0 था तो ये मैक्सिमम होगा, और जब ये मैक्सिमम होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे ये हमारा करंट हो जाएगी। ये करंट का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, आई का। Yes, sir. और तीसरा इंस्टेंटेनियस पावर के लिए देखिए,
जितने समय में वोल्टेज या करंट की आधी साइकिल हो रही है उतने में इसकी एक पूरी साइकिल हो जा रही है। तो ये पावर साइन 2 ओमेगा टी का फंक्शन ये हमारा हो जाएगा पावर का ग्राफ। एक साइकिल पूरा, ठीक है ना, आधे टाइम में एक साइकिल पूरी, ठीक है, अगला आधा टाइम में एक साइकिल और हो गई। तो ये पावर का ग्राफ हो जाएगा। ये तीनों ग्राफ समझ में आ रहा है? यस सर। जीटा जो था दैट वाज द ग्राफ ऑफ साइन, आई जो था वो कॉस का ग्राफ था, और पावर वाला जो है साइन 2 ओमेगा टी का ग्राफ है। चारों स्पेसिफिक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, बुलेट लगा लगा के वहां पे लिख लीजिएगा, है ना? क्लियर है? यस सर। कैपेसिटर वाला सर्किट का इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया? यस सर। अब आइए बात करते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट। मान लीजिए कि ये एक आइडियल इंडक्टर है जिनका इंडक्टेंस आपने बोला कि एल का है, और इस इंडक्टर को आपने एक अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर दिया जिसका ईएमएफ आपने बोला कि दैट इज जीटा इक्वल्स टू जीटा नॉट साइन ओमेगा टी है। और किसी टाइम टी पे, लेट एट टाइम टी, करंट flowing through the circuit is I, and in time dt increment in current is di। अब ये करंट बदलेगी क्यों भाई? क्योंकि वोल्टेज बदल रहा है तो करंट तो बदलेगी ही बदलेगी। हाँ, तो किसी टाइम टी पे करंट आई की है और dt टाइम में करंट में इंक्रीमेंट di का हुआ है, और एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर भी कर लिख दे रहे हैं। फिगर में करंट का हम डायरेक्शन दिखा दे रहे हैं कि ये करंट का डायरेक्शन, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमारे इस इंडक्टर में करंट टाइम टी पे फ्लो कर रही है। तो अगर इस डायरेक्शन में करंट है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल होगा या निगेटिव होगा ना? यस सर। अब लूप लगाना है तो यहाँ पर जो ईएमएफ होगा वो माइनस का एल डी आई डी टी से लिखा जाएगा, आपको मालूम है? यस सर। इस लूप के लिए किरचॉफ लूप लॉ को अप्लाई करो। इधर से इधर को गए हो तो जीटा नॉट साइन ओमेगा टी का गेन मिला, इसमें जा रहे हैं तो माइनस का एल डी आई डी टी हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी आई दैट इज इक्वल टू जीटा नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी लिख सकते हैं क्या? इतना इसको एक तरफ ट्रांसफर किया, डी टी और एल को इधर में ट्रांसफर ले लिया। यस सर। और इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर दें,
तो इंटीग्रेट अगर करते हैं तो इसको लिख सकते हैं आई दैट इज इक्वल टू जीटा नॉट बाई साइन ओमेगा टी है, जीटा नॉट बाई एल तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड Yes, बाई sir. ओमेगा, यस सर। और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया, क्योंकि हमको लिमिट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन वाला, इसको लॉजिकली हम लोग तय करेंगे कि क्या इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो आई को हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस का जीटा नॉट बाई ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस सी, लिख सकते हैं। यस सर। अब आइए इस सी के बारे में सोचते हैं। अच्छा, हमको मालूम है भाई कि ये जो वोल्टेज है ये साइन का फंक्शन है, तो इसकी एवरेज वैल्यू 0 होएगी। यस सर। तो निश्चित रूप से जो हमारा करंट है ये भी, जो इसकी भी जो एवरेज वैल्यू आनी चाहिए दैट शुड बी 0। यस सर। और अगर करंट की आई की एवरेज वैल्यू 0 है तो ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसको भी 0 होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं है तो इसकी एवरेज वैल्यू हमको 0 नहीं मिल सकती, क्योंकि कॉस ओमेगा टी का एवरेज हमको मालूम है कि 0 होता है। यस सर। ठीक है, तो लॉजिकली हमको इंफॉर्मेशन क्या बना कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट को 0 होने के लिए जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है दैट शुड बी 0 फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट टू बी 0, the constant of integration should be 0। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारा जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को अगर हम 0 कर दें तो आई के लिए इंफॉर्मेशन हो गया माइनस का जीटा नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, दिस विल बी द करंट इन द सर्किट। क्लियर? यस सर। इसको अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं आई that is equals to zeta naught by omega L into sin omega t minus pi by 2, लिख सकते हैं क्या? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और साइन पाई बाई 2 Yes, माइनस sir. थीटा कॉस थीटा होता है। लिख सकते हैं इसको इतना भी? यस सर। किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? इधर में देखो तो ओमेगा एल जो है इसका भी डायमेंशन वही है जो रेजिस्टेंस का है, और इसमें भी हमको मिलेगा कि जो एवरेज पावर कंजम्पशन है दैट इज 0। तो इसलिए इसको हम रेजिस्टेंस ना कह के रिएक्टेंस कहेंगे, और इंडक्टर के करेस्पॉन्डिंग है तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको क्या बोला गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसको हम लोग जनरली एक्सेल से दिखाएंगे, है ना। एसी में कहीं एक्सेल मिले तो इसका मतलब समझना इंडक्टिव रिएक्टेंस है और वो तुम्हारा ओमेगा एल का रिप्रेजेंटेशन है।
और Xc मिले तो वो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और वो 1/ω(c) का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। ये कॉमन सिंबल है, Yes, एसी sir. में फ्रीक्वेंटली यही सिंबल यूज होता है, XL फॉर द इंडक्टिव रिएक्टेंस और XC फॉर द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है। Yes, अच्छा, sir. एक चीज और, Yes, sir. ये जो रिएक्टेंस है इसके कारण आपको पावर का कंजम्पशन नहीं होता है ना। रिएक्टेंस के इन्फ्लुएंस में पावर का कंजम्पशन नहीं है, ठीक है। तो इसको रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द सर्किट भी कहते हैं। और जो रेजिस्टेंस है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पावर का कंजम्पशन होता है तो उसको एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट का नाम देते हैं। अच्छा, यहाँ तक आप ध्यान में रखिए, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई। Yes, sir. हम्म। Thank you, sir. ओके बेटा। Thank you, sir. Thank you.